जो कि CFR, बायोडाइवर्सिटी और अन्य एंटाइटलमेंट्स के ऊपर एक समिति थी जिसकी अध्यक्षता मोहन भाई कर रहे थे। और उन्होंने काफी हम लोग के साथ आग्रह किया था कि हम लोग को CFR पोटेंशियल मैपिंग करनी चाहिए। तो उसी तरीके से फिर जबकि राइट्स हमारे अध्यक्ष की अध्यक्षता में, तो उन्होंने इस चीज को हमको इजाजत दी और एट्री को हम लोगों ने कहा, डॉक्टर शरद लेले, डॉक्टर श्रुति मुकाशी हैं हमारे साथ, हमारे बीच में, जिन्होंने ये पूरा एक्सरसाइज किया है। CFR पे, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स पे BRLF का काम अभी शुरू हुआ है। तेलंगाना में हम लोगों ने शुरू किया है एक छोटे स्तर पे, क्योंकि हम भी देखना चाह रहे हैं कि ये काम आगे कैसे चलेगा। लेकिन मोहन भाई का ये मानना है और उनका आग्रह है कि ये जो CFR पोटेंशियल मैप्स हैं, ये एक एडवोकेसी के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, जिससे कि जो NGOs इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ, इतना CFR का इतना पोटेंशियल है। तो ये जबकि मैप्स तैयार हुए, तो पिछले साल तैयार हुए थे, हम लोगों ने पहले तो 1-2 राज्यों की बात की थी, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते वो 4 राज्यों पे बात आई। सुझाव ये भी आया कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वेब GIS पोर्टल हम शुरू करें। और वो ही पोर्टल आज उसका एक हम लोगों ने एक छोटा सा ऑनलाइन समारोह रखा है, जिसमें कि हमारे अध्यक्ष डॉक्टर GN देवी उसका लोकार्पण करेंगे उस पोर्टल का। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि ये जो पोर्टल है, ये आप लोगों के काम में, जितने भी आदिवासी क्षेत्रों में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये पोर्टल एक उपयोगी पोर्टल सिद्ध होगा। इसमें आपको जानकारी मिलेगी, मैप्स वगैरह मिलेंगे, जो कि आपके काम में बहुत उपयोगी होंगे। इतना कहते हुए मैं अपने आप को रोकता हूँ और मैं अब निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर शरद लेले और एट्री के उनके साथी जो हैं, वो हमको थोड़ा समझाएं इस चीज के बारे में कि ये पोर्टल आखिर है क्या, और ये CFR पोटेंशियल मैप में ऐसी क्या खास चीज है जिसके लिए हम लोग सब मतलब उसके लिए आज इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पहले मोहन भाई का एक विचार है, उनका रखना है पूरा एज पर एजेंडा कि क्या इम्पोर्टेंस है ओके ओके, CFR की। सॉरी तो सॉरी, मैं थोड़ा सा अभी रास्ते सड़क पे हूँ, तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली। सो प्लीज मोहन भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने विचार इसके बारे में शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद प्रमथेश जी और कुलदीप जी, और सभी को जय जगत। आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 2006 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया, आदिवासी विभाग भारत सरकार का, जिसकी ओर से ये कानून बनाया गया और लागू किया गया। ये केंद्र सरकार का सेंट्रल एक्ट है और सभी राज्यों को उस पर अमल करना है। इसकी जो प्रस्तावना है उसमें सरकार ने खुद कहा है कि जो आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी जंगल में और जंगल के साथ रहते आए हैं, उनकी इन जंगल पर आधारित इकोसिस्टम के साथ बहुत घने संबंध है और उसको बचाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये खुद सरकार ने कहा, और उसमें ये कहा कि जब वनों का कंसोलिडेशन किया गया, वो भले ही कॉलोनियल पीरियड में हो या भारत स्वतंत्र होने के बाद हो, इनके इन अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया। ये एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ, और एक तरफ तो अन्याय ऐतिहासिक हुआ है और उनकी जो भूमिका इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचाए रखने में थी, उसका भी नुकसान हुआ है। तो ये दोनों को कायम करने के लिए, न्याय को बनाने के लिए, और ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करने के लिए और उसका अच्छा प्रबंधन करने के लिए भी ये प्रावधान किया गया कि जो सामुदायिक वन
से परंपरागत रूप से ये लोग जुड़े हुए हैं, उनको ग्राम स्तर पे, यानी ग्राम पंचायत नहीं तो ग्राम पंचायत के नीचे जहां लोग रहते हैं और अपनी आजीविका हासिल करते हैं, जो लोग जंगलों से जुड़े हैं, ऐसी ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता देनी और उसमें उनके जो परंपरागत निस्तार के अधिकार है, गौण वनोपज पे पूरा स्वामित्व अधिकार है, पानी चराई पे अधिकार है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि इनके प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा जाए। वहां पे फिर वन विभाग की जो कार्य आयोजना है, वर्किंग प्लान है, वो नहीं चलेगा। तो इसका पूरा प्रबंधन जिनकी आजीविका उस वन संसाधन से जुड़ी है और जिन लोगों ने उस वन संसाधन को बचाए रखा है आज तक, उनको ये प्रबंधन का अधिकार हो, ताकि उसका अच्छे से प्रबंधन भी हो सके और आजीविका अच्छी हो, उनका सही विकास हो सके उससे जुड़े हुए आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासियों का। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाने की कोशिश करता हूं कि आप देश का नक्शा उठाकर देखेंगे और जहां जंगल है ऐसे क्षेत्र का नक्शे में आप उसमें देखने की कोशिश करेंगे तो वही क्षेत्र है जहां पे आदिवासी रहते हैं। जहां जहां आदिवासी नहीं है वहां भी पहले बहुत घने जंगल थे, लेकिन वो सारे बहुत मात्रा में नष्ट हो गए। जो आदिवासी और उनके साथ उनके जैसे ही रहने वाले अन्य परंपरागत वन निवासी थे, वहीं उन्होंने उन जंगलों को बचाए रखा और उस इकोसिस्टम को भी बचाए रखा। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने सालों साल किया है, लेकिन उनको उसके ऊपर अधिकार नकारा गया। इसके इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के संदर्भ में और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो दुनिया है उसमें विविधता का बहुत महत्व है। जैसे सांस्कृतिक विविधता का महत्व है, वैसे ही ज्ञान की विविधता का भी महत्व है, और जिसमें भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर देवी हमारे बीआरएलएफ के अध्यक्ष और भाषा के एक विशेषज्ञ इसके बारे में बहुत तहे दिल से अपनी बात लगातार कहते रहते हैं। तो मेरा अपना निरीक्षण है कि जहां जहां जंगल है और उन जंगल के साथ जुड़े हुए आदिवासी है जो विविधता में रहते हैं, उन्होंने ही अपनी भाषा की विविधता को भी बचाए रखा। जब ये आदिवासी उन जंगलों से उजड़ गए, बाहर जाकर खेती करने लगे, जंगल से उनका कोई संबंध नहीं रहा, तो वहां उनकी भाषा भी खत्म हो गई। और इस तरह से हमारी एक सांस्कृतिक और ज्ञान की विविधता का भी बहुत बड़ा नुकसान इस कारण से हुआ है। इसको रिस्टोर करने के लिए और आगे उस आधार पर नई दुनिया की व्यवस्था बनाने के लिए भी ये सामुदायिक वन संसाधन का मान्यता वाला कानून जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून उभर कर आता है। इसके कलम 2004 में सरकार ने कह दिया कि पहले के कानून में चाहे जो हो, हम इस कानून के द्वारा सभी आदिवासी अन्य परंपरागत वन निवासियों के सामुदायिक वन पे जो अधिकार है उसको मान्यता दे रहे हैं। उसमें दावा करने की कहीं बात नहीं। अब ये सरकार को पता चला, सरकार ने प्रावधान किया, अब उसके बाद अमल करने के बारे में एक कमी रह गई है कुछ, जिनको दूर करके अच्छा अमल हो। इसलिए हमें सिर्फ एडवोकेसी नहीं करना है। प्रमथेश भाई से मैं सहमत हूँ कि एडवोकेसी की भी जरूरत होती है, लेकिन अमल करने के काम में भी सरकार को और ग्राम सभा को सहयोग करना, ये भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। और हमारे जनजातीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने 20 अगस्त 2020 को वन और पर्यावरण जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ एक संयुक्त बैठक की, और उस बैठक में दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने कहा है कि सामुदायिक संसाधनों के वन अधिकार को मान्यता देने का कार्य अभी तक 8 से 10% ही हुआ है। उसे निश्चित कालावधि में मिशन मोड में 100% करना सुनिश्चित किया जाए, और इसके ऊपर
अर्जुन मुंडा जी और प्रकाश जावड़ेकर जी के मंत्री की हैसियत से, भारत सरकार के मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर है। तो सरकार की इच्छा है कि ये हो। हमारे आदिवासी मंत्री भी मन से, दिल से चाहते हैं कि ये 100% अमल हो और उसके लिए अभियान मोड में इसके ऊपर काम किया जाए। तो इस काम को करने में सरकार को हमें मदद करनी चाहिए और यह हमारे बीआरएलएफ का रोल भी है, क्योंकि बीआरएलएफ एक सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त पैसे के आधार पर स्वतंत्र संस्थान है जो आदिवासी क्षेत्र मध्य भारत के हैं, उनके लोगों के हितों में, उनके विकास के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए काम करने के लिए बना हुआ एक संस्थान है। तो बीआरएलएफ ने यह सोचा कि इसके लिए हम सरकार को मदद करें कि 100% कौन से गांव है और उनका क्या संभाव्य वन क्षेत्र हो सकता है। इसके लिए फिर आगे कैसे उसका निर्धारण किया गया ये हमारे एट्री के साथी आपको बताएंगे ही, लेकिन उस आधार पर एक नमूना पेश करने की बात है कि कम से कम ये मध्य भारत के 4 महत्वपूर्ण राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसमें कि क्या करने की जरूरत है, जिसके आधार पर अगर मिशन मोड में हमें यह काम करना है तो 100% क्या है इसे पहले सुनिश्चित करना होगा और फिर उस आधार पर ग्राम सभा को दावा करना है तो ग्राम सभा को प्रशासन के द्वारा मदद करनी होगी कि यह संभाव्य वन क्षेत्र है या आपके ग्राम सभा का सामुदायिक वन अधिकार हो सकता है। इसके आधार पर आप अपने परंपरागत क्षेत्र को निश्चित करिए, क्योंकि जिन समुदायों को 200 साल तक, मुझे करीब 8 पीढ़ी हो गई है कि जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और उनको आज एकदम एक रात में कहा जाए कि आपके परंपरागत अधिकार कहाँ से थे, आप खुद ही तय करिए, तो ये बहुत गलत चीज है, वो हो नहीं सकता। इसलिए प्रशासन, सरकार और हम इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको कानून के सही लाभ लेने के लिए, सही दावा करने के लिए, सही वन क्षेत्र निश्चित करने के लिए उनको मदद करें। तो ये सारी पृष्ठभूमि के आधार पर आज बीआरएलएफ में एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है और हम लोगों को 75वीं हमारी स्वतंत्रता की हम लोग सालगिरह मनाने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सारे अच्छे कानून और योजनाओं का 100% लाभ हमें हर व्यक्ति तक, हर समूह तक पहुंचाना है। इसको करने के लिए बीआरएलएफ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वागतार्ह कदम उठाया है। उसको फिर सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और भारत सरकार के साथ जोड़ते हुए और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को इकट्ठा लाकर हम लोग ऐसा एक मिशन मोड का काम करें कि सभी को 100% लाभ इस 75वीं वर्षगांठ के समय, वर्ष में भी उनको मिल जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन भाई। मैं डॉक्टर श्रुति मोकाशी से निवेदन करता हूं कि वो हमको थोड़ा बताएं अब इस मैपिंग के बारे में और इस पोर्टल के बारे में। धन्यवाद प्रथमेश जी और मोहन भाई, आपने बहुत अच्छे से आपने विस्तार में बताया कि उद्देश्य क्या है। मैं कामना करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी तबीयत ठीक हो जाए। तो मैं श्रुति मोकाशी हूँ। मैं एट्री की CFR टीम में एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा एक छोटा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। मैं शेयर करिए अपनी स्क्रीन। ये स्लाइड्स इंग्लिश में है, पर मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बताने की। तो जैसे मोहन भाई बता रहे थे कि ये जो CFR पोटेंशियल और मैपिंग का जो काम है,
वो हमने जो, और ये WebGIS का जो काम है उसमें सबसे ज्यादा CFR टीम में हमारा जो था, तो आरुषि खरे का योगदान ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेशन CFR पोटेंशियल का था वो किया था उस पे काम, और शिव ने WebGIS पे उसका डेवलपमेंट और जो भी कोडिंग और जो प्लेटफॉर्म सेटअप करने का काम वो शिव ने किया हुआ है, और साथ ही साथ गौरी पार्थिपन और पल्लवी जी ने भी बहुत मदद की है उसमें। तो ये जो हमारा पोटेंशियल एस्टिमेशन का जो काम था, ये 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र का, ये 2020 में कंप्लीट हुआ था हमारा ऑलरेडी। और ये जो काम है वो एक रिपोर्ट के इसमें पब्लिश भी हो चुका है, जो रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे, एट्री की वेबसाइट पे अभी उपलब्ध है। और जब ये काम हम कर रहे थे, तभी हमें लगा कि ये जब मैपिंग कर रहे हैं, ये जो मैप्स है, तो ये पब्लिकली अवेलेबल हो, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, और लोग उनको ब्राउज कर पाए, लोग खुद वो देख पाए कि कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे गांव है, कैसे सीमाएं हैं राजस्व की, फॉरेस्ट कंपार्टमेंट की। तो ये उनको खुद देखने की क्षमता हो और ये पब्लिकली अवेलेबल हो डेटा, इसके लिए तभी WebGIS की ये जो कल्पना है वो सामने आई। और आज उसी को उद्देश्य रख के उसको बनाया गया, और जिसका आज यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। तो वो वहां पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा, जो जैसे मोहन भाई ने बताया कि थोड़ा सा जो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे उस प्रोजेक्ट के, कि हमें पता करना था कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे और कहाँ कहाँ पे ये जो जंगल है कौन सा आ सकता है, कितना आ सकता है, और कौन से गांव में है। तो उससे सब, तो जो स्टेप्स थी कि सबसे पहले हमें जो गांव थे जहाँ पे CFR राइट्स हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करने थे, उनके लोकेशंस देखने थे, और जो एरिया है एस्टिमेटेड, हम लोग ने एक पोटेंशियल लोअर रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो ऐसा ही एस्टिमेट पहले एक CFR LA ने ग्रुप, एडवोकेसी ग्रुप था, उन्होंने भी एक अटेम्प्ट किया था, पर वो एक बहुत सिंपल एस्टिमेशन था सेंसस डेटा के आधार पे। हम थोड़ा सा और आगे जाके जो एडजेसेंट फॉरेस्ट एरियाज है उसको भी थोड़ा सा देख के किया हुआ। तो ये 4 मेन राज्य में जो सेंट्रल इंडिया के हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में किया है। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो हमें ऐसे पता चला कि जो ये जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको जब हमने समझने की शुरुआत कर रहे थे, तभी ऐसे सामने आया कि 3 सिचुएशन है। जब एक गांव और उसका जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जहाँ पे वो जंगल है, तो वो किस कहाँ पे लोकेटेड है, उसके ऊपर उसका जो लोकेशन है किस कहाँ पे है, उस हिसाब से 3 सिचुएशन थी। तो पहला था कि जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, बंधगांव करके है, महाराष्ट्र में है। तो ये जो आपको लाल रंग का जो बॉर्डर दिख रही है वो राजस्व सीमाएं हैं। तो ऐसे थे कि सारा सब राजस्व गांव है, और सारे जो जंगल है वो राजस्व सीमाओं के अंदर है, सब आजू बाजू राजस्व गांव दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो उनका जो पारंपरिक तरीके से जो इस्तेमाल करे थे वन का, तो वो जो उनका वन है वो उनकी राजस्व सीमा के अंदर वाला है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे उत्तर और उनकी पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पे तो उनका सामुदायिक वन संसाधन अधिकार तो बनता ही है जैसे बनता था। तो ये एक सिचुएशन था कि जहाँ पे जंगल पूरी तरह से इनसाइड रेवेन्यू बाउंड्री है, राजस्व सीमा के अंदर। दूसरी सिचुएशन थी कि जैसे कि फॉरेस्ट विलेजेस है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बिच्छू खेड़ा है, चुनखड़ी है, तो वो गांव राजस्व सीमा के अंदर भीतर तो कुछ कोई भी जंगल है नहीं, पर उनका जो वन संसाधन अधिकार बनता था वो उस पूरा बाहर है, राजस्व सीमा के बाहर, जो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो वो यहाँ पे जाके अपना जो संसाधन अधिकार है उसका जो सीमाएं हैं, पर वो गांव खुद तय करेगा कि वो कहाँ पे सीमा उसकी आएगी। पर जो भी वहां पे जैसे है इसका यहाँ का जंगल है, उनका CFR का क्षेत्र पूरी तरह से राजस्व सीमा के बाहर आ रहा है। और तीसरी सिचुएशन थी, यहाँ पे एक मांदरी गांव का मैं उदाहरण लेके दिखाना चाहूंगी कि जैसे ये सटा हुआ है एक बड़ा यहाँ पे फॉरेस्ट पैच है, बहुत बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट पैच है, और तो इनका वन संसाधन अधिकार इसमें बनेगा। और एक है कि थोड़ा सा जंगल उनकी राजस्व सीमा के भीतर भी है। तो
उनका जो वन संसाधन अधिकार होगा वो दोनों पे होगा, कि अंदर के इस पे जो राजस्व सीमा के अंदर जो रहेगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ग्राउंड डेटा था तो हमें पता चला कि उस गांव ने सीमांकन जो था वो किस तरह से उन्होंने किया हुआ है, तो इसीलिए हम बता पाते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली कि या उनका बाहर के पे जो वन पे था तो अधिकार कितना बन रहा है। तो इस प्रकार से जो दूसरी सिचुएशन का रहा, तो पहली सिचुएशन तो बहुत क्लियर थी कि अगर जंगल सिर्फ राजस्व सीमा के अंदर है, बाहर कुछ है नहीं, तो वो सेंसस डेटा से हमें मिल रहा था कि फॉरेस्ट कितना है उसमें, तो वो हमने जोड़ लिया था। पर ये जो दूसरी सिचुएशन थी कि जब जंगल पूरी तरह से बाहर हो या थोड़ा बाहर है, जो लगा हुआ है जो गांव के, तो उसमें उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम लोग ने एक रूल लिया कि एक 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तक तो गांव वाले अपना जो निस्तार का या सामुदायिक संसाधन का जो अधिकार है उसका तो वो इस्तेमाल करेंगे ही, कि 2 किलोमीटर हम लोग ने अंदाज लिया। कम या ज्यादा हो सकता है, कुछ लोग 1 किलोमीटर तक जाते रहेंगे, कुछ लोग 3 या 4 किलोमीटर तक जाते रहेंगे, पर एक एवरेज लेने के लिए हम लोग ने 2 किलोमीटर लिया। और ये 2 किलोमीटर तक का हम लोग ने लीनियर डिस्टेंस करके उससे जो बाहर वाले जो राजस्व सीमा के बाहर वाले जंगल थे उसमें एक बफर बनाया, तो हम लोग उसको इनवर्ट बफर बोल रहे हैं, और इस बफर का हम लोग ने एरिया कैलकुलेट किया। पर ये जो एरिया था ये कैलकुलेट होने के बाद दिस एरिया हम लोग ने जो जो जितनी भी जो गांव थे उसके डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब वो एक गांव को नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मांदरी का जो एरिया है या ये पूरा जो रेवेन्यू फॉरेस्ट का जो लैंड है वो यहाँ पे चिवरांज है, घोटिया है, नीचे किरांग पट्टी है, सालेभट है, तो इस सब में सारे में बटेगा, अपने अपनी उनकी जो पारंपरिक सीमाएं होंगी उस हिसाब से। जैसे कि मांदरी ने उन्होंने उनकी पारंपरिक सीमाएं ये तय कर दी, कुछ यहाँ पे घोटिया आके इतनी तय कर देंगे, खमगोडगी यहाँ पे तय कर देंगे, तो वो ग्राउंड लेवल पे डिसाइड होगा कहाँ पे। पर ये हम लोग ने एस्टिमेट बनाने के लिए ये हमने 2 किलोमीटर का बफर लेके वो एक एस्टिमेट किया हुआ है कि वो एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे आपको जो गुलाबी में दिख रहा है पिंक में, तो वो है फॉरेस्ट, और जो पर्पल में है वो सारे गांव हैं जो फॉरेस्ट पैच से लगे हुए एडजेसेंट है। यहाँ पे आपको बीच में जो दिख रहे हैं वो कम्प्लीटली इनसाइड जो है वो फॉरेस्ट विलेजेस है, जो उनको जिनकी चारों तरफ से बेसिकली फॉरेस्ट है। और फिर जब हमने एरिया एस्टिमेट करना था तो हमने ये एरिया एस्टिमेट, तो बफर जब बनाया 2 किलोमीटर का कि 2 किलोमीटर तक तो उनका विस्तार रहेगा, उनका अधिकार रहेगा, तो ये उसका इस तरह से एरिया कैलकुलेट हुआ। और तो जो बीच में बचा हुआ है पिंक, तो वो पॉसिबली अनक्लेम्ड है, पॉसिबली उस पे ये क्लेम नहीं करेंगे। पर ऐसे होगा अगर किसी गांव का 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो वो भी क्लेम हो सकता है। बट जस्ट हम लोग यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है वो क्लेम दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग ने बस 2 किलोमीटर का लेके दिखाया है। तो इस तरह से जब तो हम लोग अगर स्टेप्स देखें तो हम लोग ने सबसे पहले सेंसस का डेटा लिया, 2011 का जो सेंसस का डेटा था वो हम लोग ले लिया। और उसके साथ जो हम लोग ने मैप्स थी, जो बाउंड्रीज थी, हम लोग जो शेप फाइल्स बोलते हैं, तो ये विलेज बाउंड्रीज जो थी उसके साथ वो सेंसस का डेटा हम लोग ने जोड़ दिया। उसमें वही शेप फाइल्स में अगर कुछ एरर्स थी, ये कुछ रिपोजिशनिंग करना था, तो वो सब रेक्टिफाई कर लिया। एंड ये लिंक होने के बाद, जैसे कि जो फर्स्ट सिचुएशन में था जो बहुत ही सिंपल सिचुएशन थी कि पूरा जो जंगल है वो राजस्व सीमा के भीतर ही है, उसमें हमने ये किया कि वो क्या 10 हेक्टर का उस पर कट ऑफ लगाया कि 10 हेक्टर से अगर कम है तो उसको गिना नहीं जाएगा, अगर 10 हेक्टर से जंगल ज्यादा है तो उन गांवों को हम लोग गिन लेंगे। और दूसरी इसमें हम लोग ने दिखाया कि दूसरी इसमें हम लोग ने किया कि जो जैसे हम लोग बताया कि जो 2 किलोमीटर का जो बफर था उसकी जो उसका जो एरिया जो निकला था, और उसमें से जो गांव आ रहे थे कि जो जिसमें एडजेसेंट विलेजेस थे और जिसमें अंदर और ऐसे दोनों बोथ कैटेगरीज थे, तो उसका भी कैलकुलेट कर लिया। और ऐसे दोनों एरियाज हम लोग ने मिलाए, और ये जो 2 सेट्स ऑफ विलेजेस थे
जिसमें एडजेसेंट फॉरेस्ट थे और किस में जिसमें टोटली इनसाइड थे, वो दोनों हम लोग ने मर्ज किए। और यही इसके रिजल्ट्स शरद जी थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा वही है कि वो वेब जीआईएस पे किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगी। तो ये हमारी वेब जीआईएस जो पोर्टल बनाया था, ये उसका होम पेज है। उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा एक लेफ्ट साइड में पैनल है जहाँ पे बेस लेयर्स है, उसके नीचे 4 स्टेट्स के टैब्स हैं और नीचे एक सर्च का फंक्शन है। तो शुरुआत करते हैं बेस जो लेयर्स है, तो यहाँ पे हम लोग ने 2 प्रकार के बेस लेयर्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए डाले हैं। एक है गूगल मैप्स का है, हाइब्रिड है, जो लेबल्स के साथ है, और दूसरा है बिंग मैप विच इज जस्ट टेरेन का मैप है। तो दोनों इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपके अगर गांव और ये है, तो दोनों मैप्स पे आप लोग देख सकते हैं। दोनों अगर नहीं चाहिए तो हम लोग उसको ब्लैंक भी बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ की इसमें हम लोग ने सबसे पहले डाला है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है जो यहाँ पे ब्लैक में दिखाई है। फिर वहाँ पे तहसील की बाउंड्रीज हम लोग ने भी चढ़ाई हुई है। विलेज बाउंड्रीज है उसके साथ, तो अगर कौन से गांव की बाउंड्रीज आपको जो देखनी है वो विलेज बाउंड्रीज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा कांगेर घाटी का के आसपास एरिया देखेंगे, जो जहाँ पे जंगल जो राजस्व सीमा के बाहर है, सीजी फॉरेस्ट आउटसाइड विलेजेस, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड जब हमने कहा था कि बफर, जब हमने इसको इसके ऊपर हम लोग थे, जैसे कि यहाँ पे ये सारे गांव आपको दिख रहे हैं कि कुछ अंदर है, कुछ लगे हुए हैं जो नेशनल पार्क है, जो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है उससे। तो जब हमने बफर लगाया तो वो इस प्रकार से हुआ। तो ये जो बीच का हमें दिख रहा है हरा पार्ट, वो पॉसिबली अनक्लेम्ड है, कि पॉसिबली वहां पे क्लेम ना हो, पर ये जो बाकी का जो एरिया आपको दिख रहा है वो पूरा क्लेम हो सकता है एरिया। तो इस हिसाब से फिर हम लोग ने वो पोटेंशियल जो है उसका भी लेयर चढ़ाया, उस हिसाब से जो पोटेंशियल विलेजेस निकले हैं तो वो ये वाले हैं। एक तो है एडजेसेंट वाले, और कुछ यहाँ पे ऊपर जो एडजेसेंट जिसमें है नहीं, कि उनके अंदर फॉरेस्ट है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पखनार का एक एग्जाम्पल देख लेंगे, तो इसे ये राइट साइड में एक 2 ट्रांसपेरेंसी के बटन है, तो जब हमें ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो हम इससे कर सकते हैं। तो जैसे भी अभी यहाँ पे पखनार में हम देख सकते हैं कि कुछ जंगल अंदर भीतर है, तो इसके लिए वो सीएफआर पोटेंशियल विलेज है। बट जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है गुमडापाल में, तो यहाँ पे वो पोटेंशियल इस लेयर में सिलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ना ही वहां पे हमें कोई जंगल दिख रहा है और कोई वो किसी फॉरेस्ट पैच से सटा हुआ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए आज कोई भी एडजेसेंट कोई भी फॉरेस्ट पैच नहीं है। और अगर आपको इस गांव के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बस उसको थोड़ा आप जूम करके क्लिक कर दीजिए, तो सेंसस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे इस टेबल में दिख जाएगी। कि जैसे कि कुल क्षेत्र इस गांव का अराउंड 960 के आसपास है, और इसमें जो टोटल फॉरेस्ट है जैसे यहाँ पे दिख रहा है फॉरेस्ट 0 है, इसके लिए पोटेंशियल लिस्ट में है नहीं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये रिमूव सिलेक्शन का टूल है यहाँ पे, तो आप इसका सिलेक्शन ढूंढ सकते हैं। दूसरे गांव की इंफॉर्मेशन या यहाँ पे दूसरी जैसे कि कोदरीचा पर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सेम वे उसको क्लिक करना है वो लेयर को एक्टिवेट करके, और आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इसको क्लोज करना। और एक टूल है यहाँ पे कि जैसे कि अगर आपको कोई भी एरिया का थोड़ा सा एरिया कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पे एक एरिया मेजर टूल है क्रिएट मेजरमेंट्स का। तो वो भी आप अगर जैसे कि यहाँ पे बिसपुर है का, बिसपुर का ये पार्ट ऑफ अगर आपको मेजर करना है कि यहाँ पे जंगल दिख रहा है तो वो कितना हो सकता है, तो उसको आप क्लिक करके एक शेप बना के देख सकते हैं। तो ये यहाँ को आपको हेक्टर्स में एरिया बता देगा कि जैसे यहाँ पे 63 हेक्टर्स का एरिया है अराउंड। सिमिलरली ये आपको डिस्टेंस भी बता सकता है कि दो, अगर जैसे कि यहाँ पे 2 रिजर्व फॉरेस्ट पैचेस है उसके अंदर कितना डिस्टेंस है, तो आप ये टूल इस्तेमाल करके ये भी चेक कर सकते हैं कि लगभग कितना है। तो एक
1.5 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। सो ये कुछ टूल्स है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम यही टूल्स महाराष्ट्र में भी आपको दिखेंगे। महाराष्ट्र में एक एडिशनल है कि जैसे कि यहाँ पे CFR रिकॉग्नाइज्ड की सूची हमारे पास थी महाराष्ट्र में, तो हमने वो भी सूची यूज करके एक पूरा उसका भी मैप लेयर बना के यहाँ पे चढ़ाया है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड में आपको दिख रहा है, बेसिकली वो पिंक विथ रेड आउटलाइन जो है, तो ये है CFR रिकॉग्नाइज्ड विलेजेस इन महाराष्ट्र। तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें अच्छी तरह से दिखता है कि जो CFR रिकॉग्नाइज्ड विलेजेस महाराष्ट्र में है वो ज्यादातर ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में है और थोड़ी बहुत वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, सेंट्रल पार्ट में है नहीं। बट अकॉर्डिंग टू जो हम लोग ने एस्टिमेशन लगाया है CFR पोटेंशियल का, पॉसिबली महाराष्ट्र में इतने सारे पॉसिबली पोटेंशियल क्लेम्स हो सकते हैं और जो अभी तक हुए नहीं। सिमिलरली MP और झारखंड के लेयर्स भी हैं। आगे जाके एक सर्च फंक्शन है, अगर आपको कोई गांव पता है जो आपको ढूंढना है, आपको बस उसका जो भी स्टेट है उसका एक लेयर, अगर मुझे झारखंड में कोई गांव ढूंढना है मुझे पता है, तो मैं उसका विलेज बाउंड्रीज ऑन कर दूंगी। और जैसे कि यहाँ पे सर्च विलेज में जाके स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट पता होनी चाहिए, जैसे कि मुझे पता है सिमडेगा में वो गांव है, मुझे तहसील बानू में है और गांव का नाम है बामुल्दा, तो मुझे बामुल्दा ढूंढना था। तो आपको बस वो पता होना चाहिए कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट और तहसील में वो गांव है, तो वो आपको डायरेक्टली उस गांव पे ये मैप लेके जाएगा। और उसकी, जैसे मैंने कहा था कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी कि जैसे उसका पोटेंशियल क्या है। अगर पोटेंशियल है तो उसका लेयर ऑन करके चेक कर दीजिए, तो पोटेंशियल इसमें है या नहीं है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि क्लिक किया, बामुल्दा इज वन ऑफ द पोटेंशियल विलेजेस। और हमारी स्टडी के हिसाब से उसका पोटेंशियल कम्स टू बी अराउंड 260 हेक्टेयर्स के आसपास आ रहा है। इसी तरह से ये बेसिक यहाँ पे एक हेल्प गाइड भी है जो इंग्लिश में यहाँ पे यही सारा जो लेयर्स है उसकी और जो भी हमारे टूल्स है उसके थोड़े बेसिक फंक्शंस दिखाए हुए हैं उसमें। और यहाँ पे कोने में एक होम का, गो बैक टू होम पेज का एक बटन है जो ये प्रोजेक्ट के पेज पे आपको लेके जाएगा। तो जो मेथड जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी उसी का एक संक्षिप्त में यहाँ पे बताई गई है। रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, और स्टेट वाइज जो भी टेबुलर डेटा है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। प्रेजेंटेशन जैसे फाइनल थोड़ा सा एक लिमिटेशंस समझाते हुए मैं समाप्त करूंगी कि ये जो हम लोग का एस्टिमेशन है वो अंदाजे में किया हुआ है, एक ओवरऑल गाइड है, क्योंकि जो सूक्ष्म या ग्राम सभा लेवल पे जो एक्यूरेसी चाहिए वो इसमें है नहीं। ये अप्रोक्सीमेट तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग ने एरिया एस्टिमेशन किया हुआ है। जो इंडिविजुअल क्लेम्स आएंगे, जैसे कि हम लोग ने मादरी में देखा या इसमें, तो जो सीमांकन जब वो अपना अपना गांव करेगा उस हिसाब से उनका एरिया होगा। और एक है कि ये जो पूरा जो एस्टिमेशन है, तो हम लोग ने सिर्फ रेवेन्यू विलेज जो राजस्व गांव है उस पे है, हेमलेट या पोडू लेवल टोला या इस लेवल पे क्लेम्स आ सकते हैं, पर उसका एनालिसिस नहीं हुआ है यहाँ पे। ऑल्सो ये जो हम लोग ने लेयर्स जो अपने अभी देखे विलेज के लेयर्स थे MP और मतलब सारे चारों राज्यों में से, तो उसमें स्पेशली MP और झारखंड के थोड़ा सा जो विलेज लेयर है थोड़ी स्लाइट इनएक्यूरेसी रहेगी उसमें, वो उतने रिलायबल नहीं है। हमें जो भी डेटा अवेलेबल था उसका इस्तेमाल करके हमने एनालिसिस किया है। और एक है कि सेंसस के 2011 डेटा है, थोड़ा डेटा पुराना है पर वही लेटेस्ट अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल किया है, बट स्टिल उसमें भी कुछ जगह पे हम लोग को दिखा है कि फॉरेस्ट एरियाज में जंगल है गांव में पर जीरो फॉरेस्ट दिखाया हुआ है, या फिर वो किसी और कैटेगरी में दिखाया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे भी गलतियां है। और इस पर बिकॉज ये 4 राज्यों का है तो हम लोग सारी गलतियां नहीं सुधार पाए और रेस्टल एक्यूरेसीज वहां पे। और एक है जो पूरा एस्टिमेशन है एरिया का,
उसमें से या इवन विलेज लेवल पे जो एस्टिमेशन हुआ है तो उसमें से हम लोग ने IFR एरिया नहीं डिटेक्ट किया हुआ है। तो IFR एरिया जब ये ग्राउंड लेवल पे काम होगा तो इट इज एसेंशियल कि IFR एरिया भी डिटेक्ट हो जाए। तो इसी को मैं यहीं पे अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगी और मैं शरद जी से निवेदन करती हूँ कि आगे सूत्र बढ़ाएं। थैंक यू। धन्यवाद श्रुति जी। First of all, let me again thank Pramathesh and BRLF for the support they have given to this project and extended to the creation of the WebGIS. And I'd like to also offer my greetings to Dr. Ganesh Devi and Mohan Bhai, who has been instrumental in initiating this idea way back in 2016 when we were discussing the promise and potential report that CFRLA had prepared for all of India. This discussion had started saying what is the potential, because if we don't know how far we have to go, then at any point the government or any state government can declare ki bhai ho gaya, the work is done, now we have recognized CFR rights in 500 villages, so the implementation is complete. And unless we have a very clear indication of how far we need to go, which are all the villages that need to be covered by CFR rights, even if it is approximate, it's better to be 90% know the 90% number rather than be told at 5% and 10% ki the work is done. So keeping this in mind, this question of what is the CFR potential area has been a matter of discussion for us for quite some time. And at Mohanji's sort of insistence, I started tinkering with the GIS methods to try to understand and estimate the CFR potential. And what you're seeing today is kind of the culmination of our methodology, at least for these 4 states, with all the caveats, of course, that Shruti just now mentioned. So what I would like to do is just present some of our results and also the applications that we have found people using this in other interesting ways. I would like to share that with you for a second. One second. Let me just get the screen sharing going. So I hope you can see my screen. जैसे श्रुति जी ने भी किया तो मैं भी स्लाइड्स अंग्रेजी में बनाकर अभी आपको हिंदी में प्रेजेंट करूंगा. If anybody has any questions, please we have time at the end for Q&A. We are just trying to balance between the language diversity that we have in our country. So I'll present the key findings and some of the uses that people are putting to in the field, and also of course future directions for this kind of work. तो मैं आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहा हूँ. यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हमने यहाँ से शुरुआत की कि ये जो है पूरे गांव की जो सीमाएं आपको दिख रही है, इसमें कुल मिलाकर 20,000 के ऊपर गांव, मतलब रेवेन्यू विलेज राजस्व गांव है छत्तीसगढ़ में. और उसमें कुछ गांव को हमने छोड़ दिया जिसमें न तो कोई जनसंख्या है, न तो उसमें कोई क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वो कुछ पुराने गांव की सीमाएं होंगी, तो उनको हमने काट दिया 100 के आसपास. और फिर जो बचे गांव हैं उसमें से जिन गांव के अंदर सेंसस के हिसाब से, सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से जिन गांव के अंदर 10 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल है, तो उन गांवों को चुना. तो 8,500 गांव उसमें से निकले. और उसके अलावा जो रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, इसके इन गांवों के अंदर ही 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया आ जाता है. इसके अलावा गांव की सीमा के बाहर छत्तीसगढ़ में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो गांव की सीमाओं के, राजस्व की सीमाओं के बाहर है. जब हम सीमा कहते हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो सरकार ने बनाई हुई सीमा है, न कि पारंपरिक सीमा है. तो द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया आउटसाइड रेवेन्यू विलेज बाउंड्री 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर बाहर है. मतलब गांव की सीमाओं के अंदर जितना जंगल है उससे दुगुना क्षेत्रफल जो है बाहर है. और ऐसे जो गांव हैं जो जंगल के अंदर या जंगल से सटे हुए हैं, उनको हमने जीआईएस के माध्यम से आइडेंटिफाई किया. तो 8,000 से ज्यादा गांव हैं जो ऐसे जंगल के अंदर या जंगल से सटे हुए हैं. और उस पर अगर हम 2 किलोमीटर का बफर डालते हैं कि उस गांव की सीमा से जंगल के अंदर वो कम से कम 2 किलोमीटर तक क्लेम करेंगे, तो अब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है. फिर दोनों को हम मिलाते हैं तो ये जो छत्तीसगढ़ की जो समरी आती है कि ये मध्य प्रदेश का, सॉरी आगे निकल गया. छत्तीसगढ़ में 20,000 जो गांव है उसमें से कम 11,445 गांव में सीएफआर का पोटेंशियल है. और जो सीएफआर पोटेंशियल का क्षेत्रफल है ये 53,000 स्क्वायर किलोमीटर.
मतलब अगर हम उनकी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो सरकार के आंकड़ों में दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल कितना है कानून के हिसाब से, तो वहां पे 59,000 की बात हो रही है। तो 59,000 में से 53,000 स्क्वायर किलोमीटर तो सीएफआर के अंदर आना ही चाहिए, और हम इसको मिनिमम सीएफआर पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि ये 2 किलोमीटर का ये तो अंदाज है सिर्फ, जो हमने महाराष्ट्र के अनुभव से और अन्य जगह पे हमने देखा है उससे एक सरासरी जो आंकड़ा है उसको लगाया हुआ है। लेकिन कई जगह पे लोग इससे भी ज्यादा भी अपनी परंपरा सीमा के हिसाब से मांगते हैं। तो ये मतलब हम देख सकते हैं कि 80-90% तो यहाँ पे पूरा सीएफआर के अंदर ही आ जाएगा जंगल। उसी तरह हमने फिर मध्य प्रदेश का भी काम किया है, और मध्य प्रदेश में सीएफआर का जो काम हुआ उसके हिसाब से 19,000 के आसपास सीएफआर पोटेंशियल के गांव हैं, और उसमें 57,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ सकता है हमारी ये जो पद्धति है उसके हिसाब से। वहां पे जो है मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 94,000 स्क्वायर किलोमीटर बताता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो आंकड़ा है सरकार का ये गलत है, क्योंकि इतना तो क्षेत्रफल वहां पे जंगल का है ही नहीं। हमारे अंदाज से कुछ 60-65-70,000 के आसपास होगा, तो उसमें से फिर 80-90% क्षेत्रफल जो है सीएफआर में चला जाएगा। झारखंड का वही हाल है कि यहाँ पे जो सीएफआर पोटेंशियल के गांव हैं, आप देख रहे हैं कि 12,500 के आसपास गांव हैं, और उनमें 21,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल आ सकता है, और झारखंड में है ही क्षेत्रफल पूरा जंगल का 23,000, मतलब लगभग पूरा का पूरा ही इसमें सीएफआर में निकल जाएगा। उसका कारण भी आप देखेंगे, झारखंड में तो सिर्फ जो ये निचला हिस्सा है वहां पे बड़ा जंगल जो है इस गांव की सीमा के बाहर है, बाकी सब जगह पे जो जंगल है वो गांव की सीमा के अंदर ही है ज्यादातर। तो वहां पे तो वो गांव की सीमा के अंदर अगर जंगल है राजस्व की सीमा के अंदर, तो जरूर वो गांव वाले उसको क्लेम करेंगे। तो ये झारखंड का हुआ, और ये महाराष्ट्र का हाल श्रुति जी ने बताई दी आपको। संक्षिप्त में बताना है तो यहाँ पे 17,000 के ऊपर गांव में सीएफआर का पोटेंशियल है, और उसमें 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल आ सकता है, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इनका 61,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो लगभग 75% या 80% क्षेत्रफल यहाँ पे सीएफआर में जा सकता है। तो ये हुई 4 राज्यों की मतलब एक जो हमारी फाइंडिंग है, इसको समराइज करते हुए फिर हमने जहां हो सके वहां पे उन राज्यों की परिस्थिति क्या है, कहाँ तक सीएफआर का वहां पे काम हुआ है, उसको देखने की कोशिश की है। और हमारे रिपोर्ट में जो लिखा है उससे अभी ये सुधारित आंकड़े हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमें अभी जो नए सिरे से आंकड़े मिले, जो छत्तीसगढ़ वर्किंग ग्रुप में मैंने काम किया, तो वहां पे जैसे आप जानते हैं कि बघेल सरकार ने 2019 से सीएफआर पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, और 3,000 के ऊपर टाइटल उन्होंने अभी बांटे हैं। तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल उन्होंने सीएफआर में दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो अंदाज है 53,000, उससे अगर हम जोड़ के देखेंगे तो 20% का काम हुआ है, अभी 80% काम बाकी है। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे तो उनके आंकड़ों में वो बोलते हैं कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का सीआर हुआ, लेकिन ये जो हम फिर आंकड़ों को हम खोल के अगर देखते हैं, उनके टाइटल देखते हैं, तो सीएफआर तो एक भी नहीं है। सीआर के टाइटल है, उसमें डबल काउंटिंग है, उसमें 3-2 वाले टाइटल हैं। तो मतलब ये कोई सीएफआर का असली आंकड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश में सीएफआर का अमल तो हुआ ही नहीं है। झारखंड में भी वही हाल है ज्यादातर कि ये जो हुआ है वहां पे जो 420 स्क्वायर किलोमीटर का आंकड़ा देते हैं, है भी वैसे बहुत कम, टोटल पोटेंशियल के 2% है, और वो भी सीएफआर तो है नहीं, कुछ सीआर है, कुछ 3-2 के राइट्स हैं। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जैसा है जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा इसका अमल किया है अपनी ओर से। तो 17,000 गांव में से 5,000 से अधिक गांव है जहां पे ये टाइटल वो दे चुके हैं। लेकिन जो उनका जो डेटाबेस है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइटल उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ है। तो उसमें 3-2 के भी राइट्स हैं, और सीआर के भी राइट्स है। एक ही गांव में चराई का अधिकार और विस्तार का अधिकार और लघु वनोपज का अधिकार वगैरह। तो उनको डबल काउंटिंग को निकालते हुए ये जो हमने 5,000 का आंकड़ा निकाला है, और ये लगभग 24% क्षेत्रफल है, मतलब जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से उन्होंने 24% क्षेत्रफल 11,000 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर में इन्होंने राइट्स दिए हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे भी 24% अमल हुआ, ऐसे हम अंदाज से कह सकते हैं। तो ये एक हमारा जो एडवोकेसी टूल का जो उद्देश्य था कि आप ये इसमें से देख पाएंगे कि पोटेंशियल कितना है और अमल कितना हुआ है, ताकि हम सरकार को कह सके देखिए आपने अच्छा काम किया है, 24% का काम किया महाराष्ट्र में, लेकिन अभी भी आपको बहुत आगे जाना है। छत्तीसगढ़ में भी आपको बहुत आगे जाना है, और मध्य प्रदेश और झारखंड में तो बिल्कुल कुछ शुरुआत ही नहीं है, उसको शुरुआत करने की जरूरत है। इसका हम सरकार पे मतलब जोर कर सकते हैं। तो
CFR पोटेंशियल के हिसाब से हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 80 से 90% जो जंगल है वो पूरा किसी भी राज्य में CFR के अंदर आ सकता है। तो ये एक जो मोहन भाई ने शुरुआत में कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का जो कानून है, ये एक बहुत ही जबरदस्त कानून है, क्योंकि ये भारत की जो ब्रिटिशों ने जो जंगलों की व्यवस्था और एक गवर्नेंस सिस्टम जो बिठाई थी कि जंगल पूरा सरकार का है और लोग जब सरकार चाहे तब उनको अंदर छोड़ेगी, अगर नहीं चाहे तो उनका आना जाना बंद करेगी, ये जो एक पद्धति थी उसको बदल के ये जो कानून का कहना है कि जंगल तो लोगों का ही था, उन पर उनके पारंपरिक अधिकार थे, तो उन पारंपरिक अधिकारों को फिर से हमको रिकॉग्नाइज करना है। तो इसके आधार पे अगर हम काम करेंगे तो 80-90% जंगल पूरा ग्राम सभाओं के मैनेजमेंट में आ सकता है। तो ये मतलब जंगल की व्यवस्था में पूरा एक अमूलाग्र बदल हो जाएगा, जिसको हम चाहते हैं कि ये हो, ताकि हमारा जो ये जो ऐतिहासिक अन्याय है ये दूर हो जाए और लोग अपने अपने हिसाब से जंगलों को संभालें, जंगलों को बढ़ाएं, जंगलों का इस्तेमाल करें, अपनी आजीविका बढ़ाएं। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इसमें है और प्रोग्रेस बहुत उसके हिसाब से कम है, सिर्फ महाराष्ट्र और कुछ हिसाब से कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में इस पर काम हुआ है। तो ये वेबजीआईएस का तो श्रुति जी ने दिखा दिया कि हमने वेबजीआईएस में इसको कैसे दिखाया है। इसके अलावा जो श्रुति जी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील की समरी भी है और हर एक राज्य के पूरे जो गांव हमारे CFR पोटेंशियल वाले गांव हैं उनका भी एक स्प्रेडशीट के माध्यम से टेबल बना के हमने हमारी वेबसाइट पे रखा हुआ है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन सूचियों को और देख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो हमने काम किया है ये सरकारी या सेंसस के आंकड़ों पर आधारित है। तो अगर किसी गांव का आंकड़ा गलत है, तो कई गांव में हमने देखा कि सेंसस कहता है कि इसके गांव के अंदर जंगल नहीं है, लेकिन आप जाके देखिए तो जंगल है। तो वो उन्होंने कुछ किसी और कॉलम में डाल दिया है, कल्टिवेबल वेस्ट या और कुछ। तो वहां पे हमारी जो ये कैलकुलेशन की पद्धति है तो चूक जाएगी और वहां पे हम CFR पोटेंशियल नहीं है ऐसा कहेंगे, लेकिन वहां पे भी CFR पोटेंशियल है। तो मतलब ये भी हमारा जो एस्टिमेट है वो मिनिमम एस्टिमेट है, और भी कई गांव हो सकते हैं जहाँ पे CFR बन सकता है। तो जब हमने ये ट्रायल बेसिस पे हमारे दोस्तों को और जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं इन लोगों को हमने ये वेबजीआईएस दिखाया, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। हमारे खुद का जो अनुभव है, हमने बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य में जो काम किया है, जो वहां पे जिला प्रशासन से मिलकर जो काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो हमने वहां पे देखा कि लोगों को, पटवारियों को, ग्राम पंचायत सचिवों को, आदिवासी विभाग के लोगों को परिस्थिति को समझाने में इसकी बहुत मदद होती है। क्योंकि हम CFR पोटेंशियल को छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ ये वेबजीआईएस के माध्यम से, और ये वेबजीआईएस ऐसा है कि आपके मोबाइल फोन पे भी काम करता है। तो मोबाइल फोन पर भी आप गांव को चुन सकते हैं और वहां पे जंप कर सकते हैं, वहां पे झूम इन करके आप गांव की सीमा के अंदर कौन सा जंगल है, कहाँ कहाँ पे, ये भी देख सकते हैं। तो हम तुरंत ये पता कर सकते हैं कि भैया ये कौन से गांव है जो जहाँ पे जंगल पूरा राजस्व सीमा के अंदर ही है और अगल बगल के पूरे जो गांव हैं वो भी राजस्व के गांव हैं। तो बगल वाले गांव में जाके आप CFR दावा लगाएंगे, ये संभावना बहुत कम है। तो उस हिसाब से अपने ही गांव में अगर आपको दावा लगाना है तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप पटवारी के पास जाइए और उनका राजस्व का जो भी नक्शा है और राजस्व की जो रिकॉर्ड है कि कौन से सर्वे नंबर ये वन भूमि होती है, उसी को निकलवा के आप सीधा दावा लगा सकते हैं। उसमें ना तो GPS घुमाने की जरूरत है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीछे भागने की जरूरत है। और ये भी पता चलता है कि कौन से गांव है जो जंगल से सटे हुए हैं, कौन से गांव है जंगल के पूरे बीचों बीच है। तो वहां पे आपको जंगल में GPS घुमाना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा जो बात है कि जैसे अब हमारे दोस्त गीतंजय साहू जी हैं TISS से, तो अभी वो चंद्रपुर में काम कर रहे हैं कि आजीविका की एक योजना बनाने के लिए। तो ये उन्होंने इसका इस्तेमाल ऐसे किया कि हम देख लें फटाफट कि कौन सी गांव की सीमा जंगल से सटी हुई है। उनको टाइटल जो मिला है वो सिर्फ गांव की सीमा के अंदर मिला है, लेकिन असल में उनका जो जंगल का उपयोग है वो गांव की सीमा के बाहर भी उपयोग हो रहा है। तो शायद उनकी टाइटल को दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी, या तो कम से कम आजीविका का हम जो विचार करते हैं तो पूरे जंगल के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, ना कि सिर्फ वो जो 2-3 गट नंबर उनको सीमा के अंदर दिए हुए हैं उससे उसके बारे में सिर्फ सोचना ठीक नहीं रहेगा। तो ये भी एक उसका उपयोग हुआ है। और छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी जो बात सरकार ने की है, राज्य सरकार ने, कि उन्होंने फॉरेस्ट कंपार्टमेंट का डेटा भी मतलब KML फाइल के रूप में पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। तो हमने उसको इस वेबजीआईएस में चढ़ा दिया है। तो जब हम जूम इन करते हैं किसी गांव में, तो
ये जो एक टूल है ये वहां पे हमको बस्तर जिले में बहुत काम में आया कि हम पटवारियों को पहली बार समझा पाए, जो पटवारी तभी तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक ही गांव के अंदर जंगल को गट नंबर भी हो सकता है, सर्वे नंबर का खसरा नंबर भी हो सकता है राजस्व के हिसाब से, और उसी जंगल पे फॉरेस्ट कंपार्टमेंट नंबर भी हो सकता है। तो ये लेकिन कभी कभी फॉरेस्ट कंपार्टमेंट अंदर बाहर होता है, तो आप फॉरेस्ट कंपार्टमेंट से न जाइए, आप अपने राजस्व के जो सर्वे नंबर है, खसरा नंबर है, उसके हिसाब से काम करेंगे तो काम ज्यादा ठीक होगा। ये पहली बार उनके समझ में आया, नहीं तो ये समझ रहे थे कि भैया जंगल है तो वन विभाग का है, वहां पे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि उनके नक्शे में और उनके रिकॉर्ड में उसके खसरा नंबर है। और दूसरा जो इसका काम हुआ कि कई जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जिम्मेवारी ली थी कि सीएफआर का टाइटल हम बनाएंगे, तो उन्होंने फॉरेस्ट कंपार्टमेंट के आधार पे उन्होंने जो टाइटल दिए हैं, फिर उससे कुछ गलतियां जो हुई है, ये भी एक उसमें दिक्कत कर रहा है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए आप देख सकते, खुद देख सकते हैं, किसी भी अगर गांव का डेटा आपके पास है कि टाइटल किस आधार पे इनको मिला है, कौन से कंपार्टमेंट मिले हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि भैया कंपार्टमेंट कहाँ है और गांव कहाँ है। आगे की जो बात अभी हो रही है उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा कि अगर हम 4 राज्यों में कर सकते हैं तो अन्य राज्यों में भी कर सकते हैं। जो मतलब गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल की बात है तो वहां कर ही सकते हैं। तमिलनाडु में भी हो सकता है, तो इसके बारे में कोशिश चल रही है। हम हमारी तेलंगाना में तो हमने कर लिया, अभी उसको चढ़ाने की बात है, उसके लिए थोड़ी हमें मदद की जरूरत है, या तो फिर अच्छे नक्शों की जरूरत है। उड़ीसा में वसुंधरा ने एक तरह से काम किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये 2 किलोमीटर वाला अंदाजा उसमें नहीं जोड़ा है, तो उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो राज्य सरकार कर सकती है कि हमें वो अच्छे वाले विलेज बाउंड्री लेयर दें, क्योंकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हमारे पास अच्छे लेयर मिले तो बहुत एक्यूरेट लेयर है, वो गांव की सीमा को ठीक ठाक दिखाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में और झारखंड में जो हमें बाउंड्री लेयर मिले हैं, जो सेंसस से मिले हैं, वो कुछ इतने अच्छे नहीं है। तो मोटा मोटा तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छे एक एक गांव के स्तर पे जाके हमको देखना है तो वो इतना अच्छी तरह से काम नहीं करते। तो इसलिए सरकार के पास है ये सब डेटा, वो अगर सरकार से हम उनको दिलवा सके तो हमारे लिए सुविधा होगी। और हर एक राज्य सरकार का ये मतलब ये तो है, पब्लिक नॉलेज ही होना चाहिए कि फॉरेस्ट कंपार्टमेंट लेयर भी वो पब्लिक डोमेन में डाल दे, ताकि हम फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स को भी देख ले कि भाई वन विभाग के हिसाब से उनके कंपार्टमेंट नंबर क्या है और टाइटल में क्या लिखा है, ये ठीक है या गलत है। एक सबसे ज्यादा जो इसमें फायदा हो सकता है कि अगर हम इसी वेबजीआईएस में राजस्व के जो नक्शे हैं, मतलब जिसको हम कैडास्ट्रल मैप कहते हैं, रेवेन्यू मैप कहते हैं, उसको अगर हम जोड़ पाए तो एक एक गांव के लिए वहां पे मदद हो सकती है कि वो अपना अपना गांव का नक्शा वहां पे देख लें और उसके हिसाब से कौन सा खसरा नंबर है जिसको क्लेम करना है, वो भी उनको जल्दी समझ में आ जाए, ताकि वो उसको पटवारी से उसके बारे में रिकॉर्ड निकलवाएं। तो मैं ये जो काम है हम इसमें कर पाए हैं बस्तर जिले में, क्योंकि एक एक गांव का जो राजस्व का नक्शा है उसको लेकर के इस वेबजीआईएस में जोड़ना ये बहुत ही बड़ा काम है, ये बहुत ही समय और कष्ट का काम है। तो इसलिए हम सिर्फ बस्तर जिले के लिए इसको कर पाए हैं। तो बस्तर जिले में हमने, आप देखेंगे कि जो वेबजीआईएस बनाया है, यहाँ पे और एक सेक्शन डाला हुआ है रेवेन्यू मैप, जहाँ पे आप ब्लॉक चुन के फिर वहाँ पे गांव का नाम चुन सकते हैं। और मैं अभी आपको ये यहाँ से दिखाऊंगा। जैसे ये आप मेरा अगर मैं फिर से एक बार रोक के मैं फिर से ये करता हूँ, खोलता हूँ उस वेबजीआईएस को। तो ये CFRR बस्तर करके हमने उसको नाम दिया है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार बस्तर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे दरभा और उसमें जैसे श्रुति जी ने पखनार का उदाहरण दिया था, मैं अगर पखनार पे फोकस करूंगा तो ये पखनार गांव की सीमा आपको दिख रही है। और अगर मैं राजस्व के नक्शों में जाके फिर उसी दरभा ब्लॉक में अगर इसको पखनार एक, तो इसको मैं अगर नक्शा ऑन करूंगा तो आपको पखनार का नक्शा, राजस्व का नक्शा भी दिख जाएगा, जिसमें जो बड़े बड़े खसरा नंबर है जहाँ पे जंगल होने की संभावना है, जैसे 693, 382, या यहाँ पे 1420, 1419, तो ये भी हम अगर इसको ट्रांसपेरेंसी कर देंगे तो देख सके कि हाँ भैया यहाँ पे ऊपर में जंगल है, बीच में जंगल है और नीचे यहाँ पे जंगल है, और उसी के खसरा नंबर भी हमको मिल सकते हैं। तो ये पखनार वालों को इसमें सुविधा ये हुई कि वो फटाफट कुछ
राजस्व के जो खसरा नंबर है उनको आइडेंटिफाई कर पाए, जो उनको दावा में जोड़ने की जरूरत है। ये आप ध्यान में रखिए कि ये कोई बड़ी मतलब ये कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है हमारे लिए, लेकिन गांव में हम देखते हैं कि किसी भी आप गांव में जाइए और अगर आप गांव में से पूछें कभी आपने आपके गांव का राजस्व का नक्शा देखा है कि नहीं देखा है, तो बहुतांश गांव में लोग कहते हैं कि हमने राजस्व का नक्शा कभी देखा नहीं है, और अगर हम पटवारी के पास मांगते हैं तो वो नक्शा हमको देते नहीं है। लेकिन इसी सरकार ने भू नक्शा के पोर्टल में अपने नक्शे डाले हुए हैं, तो भू नक्शा के पोर्टल से हमने ये नक्शे डाउनलोड करके यहाँ पे चिपका दिए हैं। चिपकाने के काम में समय लगता है, लेकिन चिपकाने के बाद ये मोबाइल पे भी गांव अपने अपने गांव का राजस्व का नक्शा देख सकते हैं। ये इसमें एक बड़ी सुविधा है। और ये हमने पूरे बस्तर जिले के लिए किया हुआ है, जैसे 400-450 गांव जहाँ पे जंगल है उसके लिए किया हुआ है। तो यही प्रक्रिया अन्य जिलाओं में भी हो सकती है, लेकिन उसमें कष्ट करने की जरूरत है। तो ये एक कष्ट की बात है जो हमको आगे इस सरकार की मदद से हम अगर इसको करेंगे तो उसमें ज्यादा सुविधा हो सकती है लोगों की। एक मिनट में फिर से आप प्रेजेंटेशन में चला जाता हूँ। तो ये एक एक्सटेंशन है जो हमको इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको कैसे अन्य राज्यों में भी उपलब्ध करवा सके। इससे हमें और एक सुविधा ये होती है, जो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कंपार्टमेंट उन्होंने लेयर देने के कारण जो सुविधा हुई है कि जैसे पखनार का हमने जब देखा गाँव तो टाइटल उनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या टाइटल मिला है, तो पखनार को कंपार्टमेंट नंबर 1463 में 400 हेक्टेयर का रकबा मिला है। तो हमने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, CFR टाइटल तो इनको 400 हेक्टेयर का मिला है, तो अच्छी चीज है। लेकिन जब हम इसको खोल के देखते हैं भैया ये गांव पखनार है और सेंसस का आंकड़ा जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो सेंसस कहता है कि 772 हेक्टेयर का जंगल है। पूरे गांव का सीमा जो है उसके अंदर 3,500 हेक्टेयर है। तो ये राजस्व का नक्शा भी देख रहे हैं, उसके अंदर दिख रहा है कि हमको बहुत सारे राजस्व के प्लॉट्स हैं जहाँ पे जंगल है। फॉरेस्ट कंपार्टमेंट को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ गांव की सीमा के अंदर भी बहुत सारे फॉरेस्ट कंपार्टमेंट है, लेकिन कुछ जंगल ऐसा है जिस पर कंपार्टमेंट नंबर चढ़ा नहीं है, कंपार्टमेंट का नक्शा नहीं है। तो मतलब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नक्शों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी जंगल गांव की सीमा के अंदर है। लेकिन 1463 कहाँ है, तो 1463 हम जब ढूंढते हैं तो ये तो गांव की सीमा के बाहर है। और जब हम इसको जूम इन करते हैं थोड़ा तो हम देख रहे हैं कि भैया ये तो आधा तो 1463 जो है ये तोयनार गांव के क्षेत्रफल के अंदर आता है और यहाँ पे तो खेती हो रही है पूरी। तो मतलब 1463 देना तो बिल्कुल गलत ही था। देना था तो पहले देखना चाहिए कि यहाँ पे पखनार की कोई पारंपरिक सीमा बनती कि नहीं बनती, लेकिन उसके पहले उनको देखना ये चाहिए था कि पखनार की जो राजस्व की सीमा है उसके अंदर कौन सा जंगल है, उसको पहले देने की जरूरत है। ये 406 हेक्टेयर जो इन्होंने दिया है 1463 में, इसका कोई मतलब नहीं है जब तोयनार गांव यहीं पे बसा हुआ है और उसकी खेती भी यहाँ पे हो रही है। तो ये ऐसी गलतियां बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगी जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी जिम्मेवारी ली हुई है इम्प्लीमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कंपार्टमेंट नंबर के अलावा कुछ भी सोच नहीं सकता। राजस्व के नक्शे के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं, सीमाएं उनको कुछ मालूम नहीं है, तो वो सिर्फ फॉरेस्ट कंपार्टमेंट के हिसाब से टाइटल बनवा रहे हैं और वो उसमें हर जगह पे गलती हो रही है। क्योंकि टाइटल दो या तो कंपार्टमेंट दो गांव के बीच में है तो दोनों गांव को वहां पे टाइटल हो सकता है या तो अधिकार हो सकता है, या तो गांव की सीमा से बिल्कुल बाहर कहीं दूर में है जो इनको मालूम ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी राजस्व की सीमाएं देखी ही नहीं गांव की। ऐसे ही बैठे बैठे फॉरेस्ट कंपार्टमेंट नक्शे देख के और किसी बीट का नाम देके उस गांव को वो जोड़ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए भी ये लोगों ने इसका इस्तेमाल अभी बस्तर में चालू किया है। आगे की जो एक एडिशन हो सकती है कि हम ऐप के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से भी CFR दावा बनाने में हम इसकी मदद ले सकते हैं। क्योंकि जब लोग अपना CFR का दावा बनाते हैं और अपनी सीमा के पर चलते हैं तो कभी कभी दो गांवों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है कि भैया आप हमारे गांव में घुस गए। तो एक तो पारंपरिक सीमाओं का अगर उनका समझौता है तो बात ठीक है, लेकिन अगर उनके समझौता नहीं हो पाया तो राजस्व की सीमा को देख सकते हैं। या राजस्व की सीमाएं बहुत सारी जगह पे जो है पुरानी है और पारंपरिक सीमा के हिसाब से ही बनी हुई है, तो राजस्व की सीमा कहाँ पड़ती है वो GPS के साथ ही उसको देख सकते हैं। इसके लिए हमने एक ऐप बनाया हुआ है बस्तर में, जो जिसको हमने अमचो CFR नाम दिया है। और इस ऐप के माध्यम से ये जो WebGIS में जो नक्शे हैं फॉरेस्ट कंपार्टमेंट की बाउंड्री और राजस्व की बाउंड्री आप देख सकते हैं। जब आप चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम इस सीमा पर चल रहे हैं कि और कहीं भटक गए, दूसरे गांव के अंदर घुस गए। तो ये एक बहुत वहां पे हासिलियत है। तो अभी जो दावे बस्तर जिले में बन रहे हैं वहां पे गांव के लोग
इस ऐप का भी उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से आपको फिर घूमने के बाद आप उसको पूरा करेंगे तो आपका उसका मेजरमेंट मिल जाएगा। और हमने उसको बस्तर वाली वेब जीआईएस से जोड़ दिया है, तो ये जानकारी उसमें डाल के फिर वन अधिकार समिति के लोग उसको अपलोड कर सकते हैं वेब जीआईएस में, ताकि सब डिवीजन लेवल कमेटी और डीएलसी में लोग उसको देख पाए। ये अभी सुविधा हम उसको बना रहे हैं कि वो उसको देख पाएंगे, और वो लोग कैसे घूमे हैं, वो क्या सीमा है, ये पूरा जान के बगल वाले गांव के सीएफआर में तो कहीं नहीं गलती से चले गए, ये भी इसकी छानबीन वहां पे हो सकती है। तो ये एक आगे की एक सुविधा इसमें हो सकती है। और अंत में ये भी हम कर सकते हैं कि जहां जहां पे सीएफआर टाइटल बन चुके हैं, तो वहां पे अगर उनकी सीमाएं मालूम है, आप घूमे हुए हैं, तो उसकी केएमएल फाइल होगी, तो केएमएल फाइल अगर है तो उसकी सीमा भी हम उस पर चढ़ा सकते हैं, ताकि हम देख पाए कि कहाँ कहाँ पे लोगों के अधिकार बन चुके हैं और कहाँ कहाँ पे अभी बनना बाकी है। तो ये भी एक सुविधा जो है हम इस पर जोड़ सकते हैं, अभी तक हमने जोड़ा नहीं है। तो इसी को बताते हुए कि ये जो सीएफआर पोटेंशियल की बात थी, हमने तो सोचा था कि ये सरकार पर मोटा मोटा आंकड़ा दिखाने की दृष्टि से सबसे बड़ा इसका उपयोग होगा कि भैया आप 5,000 गांव में आपने दावा तो दिए हैं, टाइटल दिए हैं, लेकिन आपको 17,000 तक पहुंचना है, तो आप जल्दी से उस दिशा में बढ़िए। और किन किन जिलों में ये काम बाकी है, ये भी हम आपको दिखा सकते हैं, किन किन तालुक में, किन किन गाँव में ये काम बाकी है, ये भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन इसके आगे भी जाके अभी हम देख रहे हैं कि ये मोबाइल फोन पे देखने लायक चीज होने के कारण लोग अपने अपने गांव में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया सीएफआर पोटेंशियल है कि नहीं है, आपके हिसाब से इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और 2 किलोमीटर का हिसाब से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम अपने गांव की राजस्व की सीमा और जहां हो सके वहां फॉरेस्ट कंपार्टमेंट की सीमा देख पा रहे हैं, और नीचे गूगल अर्थ का जो नक्शा है या बिंग का जो नक्शा है वो देख पा रहे हैं, तो जंगल कहाँ है असल में ये भी हम देख पा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम अपना सीएफआर का दावा भी फटाफट बना सकते हैं। और टेरेन समझने में, पूरी जो वहाँ की ज्योग्राफी है उसको समझने में हमें सुविधा हो रही। गांव अपनी जंगल को जानता है, लेकिन गांव ये नहीं जानता कि राजस्व की सीमा कहाँ घूमी है और फॉरेस्ट वालों की सीमा कैसी घूमी है। तो इसको समझने में लोगों को मदद हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पारंपरिक सीमा के हिसाब से क्लेम करने के बाद आपको सरकारी सिस्टम से कहीं ना कहीं तो भिड़ना पड़ेगा या जुड़ना पड़ेगा। आपका दावा और सरकारी जो पुरानी जो बाउंड्रीज थी, इनका क्या ताल्लुकात है, ये तो सरकार जोड़ना चाहेगी। ये सरकार कहीं नहीं जाए, क्योंकि उसके सिवा सरकारी अफसरों के दिमाग में ये नहीं घुसता कि भैया आपने कौन से खसरा नंबर में दावा किया है, कौन से कंपार्टमेंट में दावा किया है। तो इसलिए ये इसकी एक सुविधा हो सकती है। तो यही मतलब आगे की बात हो सकती है कि आप टाइटल उसमें जोड़ सकते हैं, आप उसमें ऐप की मदद ले सकते हैं। ऐप को हम पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बना सकते हैं, पूरे अन्य राज्यों के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम गांव के स्तर पे काम करते हैं तो सीमा, अच्छी सीमा हमारे पास होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश और झारखंड में सीमा की क्वालिटी ठीक नहीं है, उसी हिसाब से तेलंगाना में हमने जो काम किया हमने देखा कि मोटा मोटा अंदाज के लिए ठीक है, लेकिन सीमाओं में बहुत अंतर आ रहा है। जो सेंसस वालों ने सीमा दिखाई है और जो असल में वहां पे राजस्व की सीमा है, उसमें बहुत अंतर आ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की ओर से हमें अगर राजस्व की ठीक ठाक सीमाएं मिल जाए, तो उसको फिर हम अच्छी तरह से इस विज्ञास में दिखा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लेले एंड डॉक्टर श्रुति। आपने जो पूरे पोर्टल का, पूरे वेब जीआईएस का जो बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बन के निकल के आया है। और मुझे लगता है कि सीएफआर पोटेंशियल के अलावा भी बहुत सारे काम इसके जरिए हम कर सकते हैं। स्पेशली जो कैडेस्ट्रल मैप आपने ऊपर में ओवरले किया है, उससे तो वाटरशेड का भी प्लानिंग उसमें आराम से हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। और नाउ क्वेश्चन आंसर हैं काफी सारे लोगों के, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के आंसर्स हम ले लें। अगर एक एक करके बोलेंगे तो फिर इसके आंसर हो सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर कलाम टू आस्क क्वेश्चन कि उनका क्या क्वेश्चन है। I just have a small kind of a thing. In this whole thing about the forests which are there in different states, are there any enclaves which are recognized as sacred forests by the people or by the concerned districts or states? Professor Kalam, you have asked a very important question, but as you know, unfortunately, there is no such record. In the official maps, there is very little information on sacred forests. In few places like Karnataka, it's possible that Kan forests have been separately marked by the forest department. But as you know, in Karnataka, the CFR process is much more complicated because
in many areas, villagers have been given some individual rights in the forest, like Supnabettas, Kumki lands, Bani lands in Kodagu, and so on. So the process in Karnataka is going to be much more complicated. It has not moved at all. Lekin, to answer your basic question, sacred forests are not shown in most maps. As and when forest departments, if they have shown this, if they make the maps available, it would be really important to add that information to the layers. But what about people's point of view? Do people consider certain patches as sacred or give more sanctity to that? बिल्कुल जैसे हमने अभी पांचगांव का उदाहरण दिया. पांचगांव महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा गांव है जहाँ पे उनको 2012 में they got CFR title, and then they started making a CFR management plan, and in the management plan they have mapped their entire forest area and divided it into their own compartments, in which one compartment, they are calling it a compartment, which they are trying to use forest department language, but that compartment is sacred. So unhone, they have kept it separate. They try to keep it untouched, not just for a harvesting, but even from going point of view, very limited human presence they want to keep there, because they want to allow it for wildlife, and also they have a sacred deity and some location within that area. So 83 acres or so they have kept as a sacred one. Okay, and do they attach sanctity to it in terms of not violating or trying to deplete the forest? Do they do from the people's point of view? Absolutely. Okay. Absolutely. Thank you. But the size and location varies a lot. So, for example, my broad observation in, for example, Bastar area is that the sacredness, right, because this is an entirely Adivasi area. For example, southern Chhattisgarh, Greater Bastar, 7 districts, it's an entirely Adivasi area. So their idea of sacredness has different manifestations. In a village, there may be in the forest some small spots which may be just 1 or 2 acres, which are considered sacred, Gudi and so on, in many different locations. But then they have a whole Bailadila mountain, for example, is considered as sacred. Or as you know, in Odisha, Niyamgiri mountain is considered as sacred. To which multiple villages, maybe tens or even hundreds of villages may consider it as a sacred location, and they visit there once in a year or once in 4 years and have a sort of a praying or a celebration or a ritual there. So the concept of sacredness extends in many different scales, right from a very small gudi to a very large sacred parvat also. Okay. So Abil जी आपका सवाल क्या है? Abil जी आपने हाथ उठाया था. या सैला जी आप बताएं कि आपका क्या सवाल है? सैला पांडा. शरद जी पहले बोलिए. जी ने बहुत अच्छा से प्रेजेंट किए. जो फ्यूचर हेलो बोलिए आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. हेलो. हाँ पूछिए सवाल, आपका आवाज आ रही है. जो तो मेरा जो सेप फाइल को आगे इसमें का, तो ये भी मैं एक्चुअल तो अभी का जो करंट कॉन्टेक्स्ट में Saila ji, your voice is breaking. Your voice is breaking. So can you just move yourself in a better network area so that we can take up next question? Abil ji, आप सैला जी ने, कुलदीप जी, सैला जी ने ऑलरेडी 3 सवाल हाँ उसमें किए हुए. मैं इसको तुरंत जवाब दे देता हूँ. तो पहला उनका पॉइंट था कि the estimated area may not be accurate as per customary boundary. Absolutely 100%. So CFR potential mapping is not to force the village to fit into our map. If we have mapped a 2 kilometer buffer, so you have to claim only 2 kilometer buffer. ऐसा बिल्कुल नहीं. ये गलतफहमी हमने बार-बार वेबसाइट पर भी, रिपोर्ट में और अन्य जगह पे भी हमने ये कहा है कि this is only indicative, it's a minimum potential and it is meant to guide the government. कि भाई कम से कम इन गांव में तो CFR का पोटेंशियल है, उसमें काम तो होना चाहिए. लेकिन काम कैसे होगा? टाइटल, the claim will be made by the villagers, not by following our 2 kilometer buffer thumb rule, because that is purely a thumb rule for guidance to the government. ठीक है? That was the first point. Second point is on what basis, that is Shailaji's question is, okay, Alex ji का जो सवाल है, on what basis has this 2 kilometer potential been decided? So we, based on our fieldwork and also experience from Maharashtra, in Maharashtra we had access to many titles that had already been recognized. So we looked at roughly the area that people had claimed and how that area compared in terms of distance from the village boundary.
where they had gone outside the village boundary, how much further they have gone, or in general, what is the kind of area that they are claiming. And we came up with this thumb rule on that basis, and we have sort of field tested the thumb rules. For example, in Mandri, that the example that Shruti gave, you can see that the area they have claimed is roughly about 1.5 to 3 kilometers distance from the edge of the revenue boundary of the village. So we feel that the thumb rule is validated as a thumb rule, as an approximation only. Again, I will repeat that. Okay. Shailaji's question is, what is about unsurveyed areas, villages with zero area? So I think we should make a distinction between unsurveyed villages and villages with zero area. It is not clear at all because census does not give us full detail कि जो जीरो एरिया हमने जो काट दिए गांव, वो जीरो एरिया और जीरो पॉपुलेशन वाले गांव हैं, जहां लोग भी नहीं है, बस्ती भी नहीं है. लेकिन ऐसे कुछ गांव है जहां पे एरिया जीरो दिखाया है लेकिन बस्ती है, वो अनसर्वेड गांव कहला सकते हैं, और उनका सर्वे तो करना जरूरी है. लेकिन उनके लिए हमने कोशिश ये किया कि उनको छोटा सा बिंदु बना के उनके आजू बाजू में 2 किलोमीटर का रेडियस में CFR क्लेम हो सकता है, ये हमने अंदाजा बनाया है. तो दोज विलेजेस हैव बीन इंक्लूडेड जहां पे बस्ती है लेकिन बाउंड्री क्लियर नहीं है, तो बाउंड्री को हमने सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बना के उसके हिसाब से वहां पे एस्टिमेशन किया है. एंड her last point was about adding digitized revenue map. Absolutely, if you have access to digitized revenue maps, please share them. We will try our best to load them. As you know, the biggest problem is that the government uses public money to digitize revenue maps, to even create Bhunaksha portal, but digitized revenue maps are not shared freely with the public, so they are not accessible to us, and they are not geo-rectified. तो उनको geo-rectification का जो काम है कि वो digitize किया हुआ जो नक्शा है उसको गूगल अर्थ पे बिठाना, ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम है. और उसमें बहुत समय, एक एक गांव के लिए बहुत समय चला जाता है, कभी कभी एक एक घंटा भी लग जाता है एक गांव का करने में. तो आप देखेंगे 400 गांव करना है तो 400 घंटा आपको एक ही जिले में लग जाएंगे. So this is a constraint within which we are working, and the sooner we crack it, the better. So next question प्रदीप महाराणा जी का है, उन्होंने भी चैट बॉक्स पे दिया हुआ है. अच्छा. What happened when there are 4-5 habitation in the same revenue village and they are depending on different patches of the same reserve forest area? They are claiming for those dependent patches, or how can the area be demarcated? So Pradeep ji, the point again we are making is that this is an estimate of how much area should come under CFR potential. It is not a requirement that the revenue village should claim a single title. So एक revenue village के अंदर 4-5, as you said, 4-5 habitations, 4-5 tolas or padas may be there. Each pada may have its own Gram Sabha concept and they may claim as a separate Gram Sabha. Then presumably, if there is no other reserve forest outside the revenue boundary or it belongs to the neighboring villages, whatever they claim will be within the revenue boundary. Different patches will be claimed by different padas or tolas, and therefore the total for the revenue village will be roughly the same. Okay. So our potential is reasonably, I think, accurate there, but the individual titles will be different. They make multiple titles in one revenue. So अभिल जी, आपने हाथ खड़ा किया था. अभिल बोरकर जी महाराष्ट्र से, गोंदिया से आपने अभी हाथ खड़ा किया था. आपका सवाल आप बोलेंगे प्लीज अभिल जी? हाँ जी. जो हमारे यहाँ टाइटल मिले हैं देवरी ब्लॉक में, लेकिन विलेज बाउंड्री का और फॉरेस्ट का इसका डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है. इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अविल जी, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे चले जाइए. जो आप पूछ रहे हैं सवाल, यही सवाल जितेंद्र जी ने मुझे पूछा था चंद्रपुर में जो उनका अभी काम हो रहा है. तो हमने कहा कि आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए, अपना गांव ढूंढ लीजिए, वहां पे जूम इन करिए, और आप कम से कम फॉरेस्ट कंपार्टमेंट का नक्शा हमारे पास तो है नहीं महाराष्ट्र के लिए, लेकिन कम से कम हमारे पास ये नक्शे हैं, तो आप देख पाएंगे कि, और आपके पास गांव का टाइटल है, और आप अगर गांव के पटवारी से राजस्व का नक्शा, या तो भू नक्शा पोर्टल से राजस्व का नक्शा, अभी महाराष्ट्र का भू नक्शा पोर्टल फिर से चालू हो गया, बीच में बंद हो गया था, अब चालू हो गया, मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ. तो भू नक्शा पोर्टल से आप राजस्व का नक्शा तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. और अगर आपके टाइटल में लिखा हुआ है कि भैया 17, 18 और 19 गट नंबर आपको CFR में दिया हुआ है, तो उस राजस्व के नक्शे में आप 17, 18 और 19 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और राजस्व का नक्शे को बगल में रखते हुए आप अपने गांव को इस पोर्टल में देख सकते हैं. तो आपको पता चल जाएगा कि भैया 17, 18 नंबर रफली कहाँ पे है. तो आप तुरंत फिर समझ सकते हैं, अच्छा ये तो गांव की इस सीमा के इस क्षेत्र में है, और पटवारी को पकड़ के आप बोल सकते हैं कि भैया आप ही दिखा दो कि ये सीमा कहाँ है, क्योंकि उसको राजस्व के जो खसरा नंबर है, गट नंबर है, उसकी सीमा उसको मालूम है, या तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर को मालूम होगी, तो वो आपको दिखा देगा. तो फिर फॉरेस्ट वालों की राह देखने की जरूरत नहीं है.
ओके, सो हमारा अभी टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, सो एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं, देन वी विल गो फॉर मेन इवेंट ऑफ दिस, मेन इवेंट पे जाएंगे, मेन पार्ट पे। और कोई क्वेश्चन है? एलेक्स जी, had a question. या एलेक्स प्लीज एलेक्स जी, आप अपना सवाल पूछेंगे, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Okay, thank you so much, sir. Yeah, I wanted to ask one question. That is, my village has a boundary. It is not a revenue boundary, but it's a boundary, a unit given by the tehsil. There's a map there because we are in the northeast. We don't have this survey. Mainly the lands are unsurveyed, but we have a kind of map. Now, if within that map, if there is a forest, do I need to claim that under FRA, or is it a part of my village itself? Is there a need to? This is a new subject to me, so I'm asking. So, as you know, the situation in the 6th scheduled area, I'm assuming that your state falls, I don't know which state, but falls in 6th scheduled area. Manipur, Article 370, hill area. It comes Hill area. Hill area. So, in most of those states, the traditional boundary of the village has been recognized, and the village has a jurisdiction over its traditional boundary, including the forest. Correct. So, in a sense, they may not require to claim separately and additionally a CFR title. Okay. However, what we are seeing from experience in Arunachal is that although the village has a traditional boundary in which it has been doing shifting cultivation or forest management on its own, correct, when it comes to, for example, building large dams and forest clearances for those dams, when giving forest clearances, the government is simply ignoring the customary boundaries. Okay. So if that village had claimed a CFR title officially, then because the Forest Conservation Act rules 2015 require that where there is a CFR right, the villagers have to give an NOC. Correct. Before the forest land can be diverted, then they would have been heard in the forest clearance process. So I feel that claiming the CFR title may help them. Okay. Even though they already have a traditional right, it is recognized in 6th schedule or recognized in Article 370K or whatever is applicable to your state. Correct. But this may strengthen that right. Okay. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. That's clear. Very clear. ओके, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सवाल जवाब और होंगे, बहुत सारे सवाल, तो डायरेक्टली भी आप BRLF को रीच आउट कर सकते हैं, डॉक्टर शरद लेले को भी आप रीच आउट कर सकते हैं, डॉक्टर श्रुति को रीच आउट कर सकते हैं। सो टाइम को देखते हुए नाउ आई coming to the main event, inauguration of the WEP GIS. So I request Dr. GN Devi, President BRLF, to formally inaugurate and please give your keynote address. Dr. Devi, sir. सभी दोस्तों को, सभी मेरे साथियों को, BRLF के सभी मित्रों को और श्रुति, शरद, आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से जोहार, सलाम, नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी होती है आज ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का लॉन्च करते समय I am absolutely delighted and pleased to be able to launch this. Of course, fully knowing that this is work in progress, it has been in progress for quite some years. What we see as the front of it has required decades of careful thought and work and learning on the part of Sharad Lele and his team. And I cannot admire the entire team enough for the depth they have plumbed, depth of knowledge they plumbed in order to put together land and its virtual image, giving multiple tracks of information to whoever shall need it in future. I want to congratulate you for creating this and also thank you for creating this. मैं आपको thank केवल नॉमिनली नहीं कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की निर्मित हुई 2006 में, जिसकी बात मोहन भाई ने की, उसके पीछे जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में मैं शामिल था।
उसका जो ड्राफ्ट बना उसकी चर्चा में मैं शामिल था, और उस समय बहुत सारे सवाल उभर के आए थे जिसके सभी जवाब आज भी नहीं है हमारे पास, बल्कि सवाल ही सवाल, ज्यादा सवाल बड़े बनते गए। लेकिन रेवेन्यू विलेज और फॉरेस्ट विलेज के बीच का एक बहुत बड़ा सवाल था कि फॉरेस्ट में बसने वाले को बाहर निकालने की बात थी, उनको वहां रहने के लिए क्या कर सकते, उनके हक क्या हो सकते, विच इज नॉट ए नॉर्मल ग्राम पंचायत but an abnormal gram panchayat, to the extent that some of those villages did not even have voting rights because they are not listed. I mean, if you are not there, if you are not listed, you do not exist. जैसे आज की दुनिया में अगर आपके पास वो नेशनल सिक्योरिटी नंबर ना हो, सोशल सिक्योरिटी नंबर ना हो, या तो आपका पैन नंबर या ऐसा कोई डिजिटल नंबर ना हो, तो आपके अस्तित्व को ही सवालियात निशान लगाया जाता है. That was happening at that time, and the government's accent was on reducing the forest villages, increasing the revenue villages, and so on. उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आज लगभग वो जो पहली मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, उसको भी आज 15 साल हो गए, और 15 साल के बाद इसके एडवोकेसी के लिए एक बहुत काबिल हथियार हमारे हाथ में, आदिवासियों के हाथ में आता है, तो दैट्स ए ग्रेट थिंग. क्योंकि अधिकार, राइट्स इज नॉट ए सिंगल डे स्टोरी. इट टेक्स डेकेड्स टू डिफाइन व्हाट अधिकार इज, टू रेस्ट इट away out of those who deny giving it to the people. So it is a long haul, and in that long haul, this what is happening today is a major stop. अब ये मैं मेजर स्टॉप इसलिए भी, मेजर माइलस्टोन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2022 ये 1862 के 160 साल बाद आया है. And I mention 1862 very specifically because that is the year when an officer called Brandis was brought from Burma to India. And in that year, it was decided that at least 600 forest officers would be recruited. लेकिन वो समय 1862 was the time that no land in India was designated as forest land except for some patches in the Central Territory, which is UP today, and a little patch in the Punjab, what the British call the Punjab, which is today's Haryana Punjab area. From that time till 1876 to perhaps 78, the British designated land as forest land. आज भी अगर आप में से कोई भी अंग्रेजी की अच्छी डिक्शनरी निकाल के देखे और फॉरेस्ट शब्द का मतलब क्या है, तो बहुत अजीब है कि पहले तो एक बंच ऑफ, यानी वुड, WOOD, एक बंच ऑफ ट्रीज, ये तो मीनिंग है, जिसे हम जंगल कहते हैं, अंग्रेजी में जंगल कहते हैं, कुछ देसी भाषाओं में वन कहते हैं, अरण्य कहते हैं. लेकिन उसके नीचे इमीडिएटली दूसरा मीनिंग डिक्शनरी में दिया होता है, फॉरेस्ट इज लैंड कंट्रोल बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. अब ये तो मुश्किल है, उसका मतलब है उसमें एक भी पेड़ ना हो तो भी वो फॉरेस्ट बनता है. एंड in the definition of the government, the definition of forest used by the government of India since the last quarter of the 19th century till today, when the government speaks of forest, it is speaking of that land. मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया तो आदिवासियों की बात थी
और वो जंगल के तरफ देख रहे थे, फॉरेस्ट के तरफ नहीं। जीने के लिए जंगल में से कुछ उत्पादन मिलता है क्या, उसके ऊपर कोई संकट है क्या, कोई आघात हो रहा है क्या, ये बात थी। और उनकी जमीन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में थी, वो वापस लेना, इंडिविजुअल लैंड, फैमिली लैंड, to be rescued back from the control of the forest department. So there were two processes involved. One was to get the land back, क्योंकि 19वीं सदी में ये सभी जमीन सोवरिन डोमेन बनाई गई थी, राजा या रानी की जमीन। ऐसे तो ये लोग वहां पिछले 5, 7, 8, 9 हजार साल से रह ही रहे थे, बस ही रहे थे, वहां खेती भी कर रहे थे कुछ प्रकार की, कुछ किस्म की, लेकिन उनकी जमीन की जो मालिकी है वो ब्रिटिश सोवरिन यानी राजा या रानी के पास चली गई। वो कागज लौटाने की एक बात थी, दैट इज टू गिव अवे द लैंड टू द इंडिविजुअल फैमिलीज वाज वन स्ट्रीम। द अदर वाज where the control of the land is not with the individual in practice, but with the forest in practice, had to be given to the community in order to protect conventional livelihood practices. मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानते हुए भी कि आप सब ये अच्छी भली तरह से जानते हैं, तो भी मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि 1862 में जो हुआ ब्लैंडिस आने के बाद 1878 तक, वो प्रक्रिया इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से कुछ बहुत गहरी तरह से जुड़ती है। सो आई वांट टू मेंशन इट। हुआ ये था कि तब तक सभी प्रिंसेस हार चुके थे, उनके साथ एमओयूज हुए थे, एग्रीमेंट्स हुई थी, पैक्ट्स हुए थे, करार तहनामा सब कुछ हो चुका था। उनकी जमीनें अंग्रेजों के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी। बाकी की जो जमीन नहीं थी इनडायरेक्ट कंट्रोल में, वो डायरेक्ट कंट्रोल में लाई गई, सोवरिन डोमेन बनाया गया और उसमें रहने वाले लोगों की लिस्ट बनाई गई। That list became the foundation of India's list of tribals. यानी लोगों को ट्राइबल की एक तरह से आइडेंटिटी की कैप, कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ दिस पीपल हैड बीन देयर ट्रेडिशनली, लेकिन टेक्निकली ऑफिशियली वो एक नई आइडेंटिटी दी गई। इन दैट प्रोसेस some people who were dependent on that land, but not actually cultivate that land, got left out. मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। आप सबको पता है कि लैकर का इस्तेमाल ऑफिशियल स्टैम्प के लिए, जो ऑफिशियल सील के लिए होता था, ये टिपिकली इंडियन सिस्टम थी, क्योंकि यूरोप में वैक्स का इस्तेमाल होता था। लैकर वाज टिपिकली इंडियन, और लैकर कलेक्ट करने वाली कम्युनिटीज होती थी। दे यूज्ड टू कलेक्ट दिस लैकर इन द फॉरेस्ट बट टेक इट टू द सिटीज। लेकिन ये वहां पे रहते नहीं थे, उससे जुड़े थे। नाउ दे गॉट लेफ्ट आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्राइब्स ऑफ इंडिया। दूसरे इसी तरह से राजगोंड, आई मीन in Sankheda furniture you see the use of lacquer. It was a community which understood gums and lacquers, all the flows coming from the trees, the liquids coming out of trees and collecting. जैसे toddy tapping है on the coastal line, उसी तरह से gum tapping, lacquer tap. Similarly, Rajgonds who used to collect some herbs for medicinal purpose, but did not belong to the Ayurvedic system, they got left out of the listing as tribals. These left out people were then put into another list in 1871, and that list was called
it was brought under another act by the British called the Criminal Tribes Act of India. And they were described as nomadic tribes. Nomadic tribes. मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब फॉरेस्ट राइट्स की बात है, फॉरेस्ट राइट्स से जुड़े एक्ट की बात है, तो फॉरेस्ट बनाने में, ये उस जमीन को फॉरेस्ट के तहत दाखिल करने में और वो लोगों को आदिवासियों के लिस्ट में दाखिल करने में जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से जिन पे अन्याय हुआ था, ऐसे उन्हीं में से लोगों को फिर से न्याय देने की जरूरत है. This device, which is put together with greatest skill in both geography and technology and statistics and information, of course, technology, will become also a very useful tool for the DNTs of this country. There is a need, Sharad ji, to add in your information set one vital element, and that is the year in which that forest was commissioned as forest. I think if that is there, it will provide legal evidence to many Adivasi families, क्योंकि जैसे महुड़ा का पेड़ है तो वो 35 साल चलेगा, 45 साल चलेगा, उसका रिसाइकलिंग होते होते कितने साल ये लोग वहां थे, नहीं थे, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है. लेकिन ओरल मेमोरी is accepted in the act provided it is verified by the others as legal evidence. तो commissioning of that particular forest, उसका year यानी उसका birth year record करना बहुत जरूरी है, absolute necessity. क्योंकि उसके आधार पे बहुत सारी कम्युनिटीज उनको आदिवासी होने का हक भी मान सकती है. बहुत सारी स्पूरियस कम्युनिटी जो आदिवासी नहीं है लेकिन कुछ जमीन बिमीन पकड़ने के लिए, जैसे आई कैन गिव यू एग्जांपल्स ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश और 1 or 2 districts, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश और 1 or 2 districts इन उत्तराखंड. लोग वहां माइग्रेट होके, बिकॉज एवरीबडी बोर्न देयर इज ट्राइबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ एंड लेगेसी इन आवर कंट्री make it necessary to have information as a weapon for us, and to make that information 3D is necessary. So I cannot appreciate you enough. I have not enough words to appreciate the amount of labor you put in it, and objectivity. Without bringing in your own cultural, political, social attitudes. I think that has helped in making this very effective. But to increase its effectivity to the point of being absolutely effective, this birth year of the forest would be very important. The second element is if somehow the forest village could be designated. Apart from Rajaswa, तो है, लेकिन फॉरेस्ट विलेजेस का रिकॉर्ड अलग से कहीं आप डेजिग्नेट कर सके तो उन लोगों के लिए, खास करके डैम से अफेक्टेड ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेस्ट विलेजेस में रहते थे. इफ यू गो टू से यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, गो टू ए प्लेस कॉल्ड चिंचनी between Pandharpur and it's about 2000 population. तो कोई सतारा डिस्ट्रिक्ट में डैम से विस्थापित होके वहां पे उनको धकेल दिया गया है, बिकॉज देयर रिकॉर्ड ऑन पेपर इज नियर जीरो ऑफ बिलोंगिंग देम. और जो सबसे, मैंने दो यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, PAP and the DNTs, these are the two lowermost rungs of the Adivasi hierarchy pyramid, and when this device becomes useful even for them, it will be an absolutely unparalleled and finally effective system and device. I want to congratulate you for doing this work, and I want to congratulate
BRLF for hosting this. In the, I mentioned 1862 is exactly in 2022. I mean, brand is coming to India 160 years, at least after 160 years. A Bharat Rural Livelihood Mission has had a cup of coffee. I mean, I do not want to use harsh words like woken up. Therefore, metaphorically, I'm saying had a cup of coffee and accepted this. I'm delighted, absolutely delighted. I feel honored. But when I say I feel honored, there's a pain in my heart that this is not an. When we are dealing with the pain of the people, the idea of honor should not even remotely touch one's heart. With these words, I want to thank all the colleagues in BRLF for their vision and perceiving the need, and the team of Sharad Lele and Shruti for actually preparing this. Thank you so much. With these words, I stop here, and I hope when we meet again, maybe after a year or 2 years, we'll be able to see some of the forest villages and the year of birth of the forest wherever it is possible. Because on that year depends the destiny of the people in that or around that forest. Dandeli came into existence much later. But in the Dhulia, the forest designation was much earlier. And so you will see a vast difference between what has happened to people in and around Dandeli, inside Goa or inside Karnataka, and what has happened to people in and around Shahada, inside Gujarat or inside Maharashtra or inside Madhya Pradesh. Thank you so much. Thank you so much. It's absolutely a delight to see that there are people in India who are really working for real problems without propaganda, without pomp, without hypocrisy, and doing the kind of work which all of us ought to be doing. I feel very happy to be with such persons, such Indians with so much pratibha. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. And we are really very thanks for taking out time for this important meeting. So I thank Mohan Bhai. Mohan Bhai की तबीयत खराब होने के बावजूद भी मोहन भाई इस मीटिंग में आए और उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट अपने विचार रखे. I thanks ATRI teams, Dr. Shruti and Dr. Sharad Lele, for their entire work, which is really very good portal or GIS. The portal has came out very well. So and also we assure you, sir, that whatever suggestion you had given, the two very most important suggestions you had given, we will discuss with ATRI, and then we'll see how these can be incorporated in the WebGIS. Thank you to all participants and all friends who had joined, taken out time, and also very actively they participated in asking questions, very important questions. Thank you all. And also I would say that if you have any kind of question or any kind of clarity you want, you can reach out to BRLF, you can reach out to ATRI for any kind of question. Thank you again. Thank you.